नमस्कार साथी, हमारे YouTube चैनल आर्यन करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर की श्रृंखला में सामाजिक विज्ञान का आज पहला मॉडल पेपर, जिसमें आप समय देख पा रहे हो, पूर्णांक देख पा रहे हो। कक्षा 10 है और फिर बाद में विषयवार, प्रश्नवार, अंक भार भी आप लोग देख पा रहे हो कि कितने कितने कौन से प्रश्न, कितने कितने प्रश्न आने हैं, कितने कितने अंक आने हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब जितने भी आपके सामाजिक विज्ञान के अंदर जो भी यूनिट है, वे सारी यूनिट के पसंद आने वाले हैं। मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं। बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर हल, एक मॉडल पेपर हम हल कर रहे हैं। पूर्णांक 80 का है। समय 3.25 घंटे हैं। सामान्य निर्देश आप लोगों को पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 के अंदर। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। उसके बाद में भाप का इंजन से संबंधित है। भाप का इंजन किससे संबंधित है? तो वो है जेम्स वाट। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। तो बंगाल गजट वो पत्रिका थी, वो साप्ताहिक एक पत्रिका थी। अगले 5वें के अंदर है, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 5वें के अंदर 27%। सरिस का बाग रिजर्व स्थित है राजस्थान के अंदर, अलवर में। भारत का चीनी उत्पादन का विश्व में स्थान है। भारत का जो चीनी उत्पादन में विश्व में स्थान है वो है आपके दूसरा स्थान। निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है। जल परिवहन का प्रकार कौन सा है? समुद्री परिवहन। सिंहली किस देश की राजभाषा है? 9 के अंदर बे है। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है। 10वें के अंदर से है 22 भाषाएं। अगला जो 11वां है, 2011 के जनगणना अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 11 के अंदर वह है 943। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? 12वें के अंदर है काशीराम। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है, उनका उत्तर है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो यहाँ 13वें के अंदर है प्राथमिक। ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, तो उसके अंदर से है बैंक है, सहकारी समितियाँ हैं, तो यहाँ पर साहूकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारण करता है, तो वह WTO विश्व व्यापार संगठन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आगे हम लेकर चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न। सबसे पहला है कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल लगी थी 1854 में। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। कच्चा तेल गैर संसाधन है नवीकरणीय। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वैश्वीकरण। शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः पंजाब से है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बाधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। अति लघुत्वात्मक प्रश्न है कि बेगार क्या है? बिना मजदूरी के काम कराना बेगार कहलाता है। फ्लाई शटल क्या कहलाता है? फ्लाई शटल बुनियादी में प्रयोग में होने वाली रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाली यांत्रिक औजार है। शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हरगिब्स ने। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखना है, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? कर्म के आधार पर समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजन की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था कहा गया है। राजनीतिक दलों को मान्यता का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो वो है निर्वाचन आयोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संकल घरेलू उत्पादन की परिभाषा दे दीजिए। संकल घरेलू उत्पादन किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में, वो क्या कहलाती है? वो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी उनको कहते हैं।
भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 में। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? संक्षेप में बताना है। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता, उत्तेजना के साथ साथ सावरणता यानी कि कानों के पर्दे भी फट जाते हैं कई बार, हृदय गति, रक्तचाप और अन्य कायिक व्यवस्थाएं बढ़ जाती है। जैसे आजकल डीजे शादी वगैरह हम देखते हैं, डीजे बजते हैं तो वहाँ पर हृदय गति का ज़्यादा वो होता है। साइमन कमीशन भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में जवाब में गठित किए गए साइमन कमीशन को भारत को संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। उसके बारे में सुझाव देने के लिए 1928 में भारत पहुंचे और इस साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। मुद्रण संस्कृति में भारत में राष्ट्रवाद के विकास का योगदान दिया। कोई दो बिंदु बनाना। गरीबों के लिए पुस्तक उपलब्ध करना। मुद्रण संस्कृति का प्रभाव 19वीं सदी में शहरों में काफ़ी सस्ती किताबों चौकी चौराहों पर बेची जाने लगी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार में उसे खरीदने की स्थिति में आ गए। सार्वजनिक पुस्तकालय। मुद्रण संस्कृति प्रभावपूर्ण शहरों और कस्बों को सार्वजनिक पुस्तकालय में खुले किताबें पहुंच रही है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई दो दरख्त। लोकतांत्रिक और राजनीतिक हिंसा को राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व हेतु सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। लोकतंत्र में सभी सबों सत्ता की साझेदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था जुड़े रहते हैं, जिन्हें कार्य कुशलता बनी रहती है। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगला है, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। भारत राज्य को अपना कोई धर्म नहीं है और संविधान अनुसार कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। बहुत ज़बरदस्त संविधान है भारत का। राजनीतिक दलों के में सुधार में कोई दो बिंदु आपको लिखना है। राजनीतिक दलों को नियमित संगठनात्मक चुनाव अनिवार्य करवाए जाएं। राजनीतिक दलों के लिए आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य किया जाए। अगला है, लोकतंत्र की कोई दो आर्थिक उपलब्धियां बताना है। गरीब मुल्कों की आर्थिक विकास में लोकतंत्र तानाशाही शासन से बेहतर है। लोकतंत्र जनता को कोई भी व्यवसाय पैसा अपनाने का जहां चाहे वह निवेश करने का अधिकार देता है। धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विकास की धारणीयता का तात्पर्य विकास स्तर को ऊंचा उठाना है तथा विकास वर्तमान पर स्तर भावी पीढ़ियों को बनाए रखने के लिए ताकि वे सभी बेहतर जीवन जी सके। विकास के लिए धारणीयता और पारिस्थितिक संतुलन का बल मिलता है। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार के उदारीकरण से हम ये समझते हैं कि आयात निर्यात और विदेशी निवेश पर सरकार द्वारा निर्धारित अवरोधों को समाप्त करने की प्रक्रिया हो जाती है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए भी आपको अच्छे से इसको यानी कि आपके प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। पहाड़ी ढालों पर संघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ढाल वाली भूमि पर समुचित जुताई की जानी चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई दो लक्ष्य लिखना है। ये आंदोलन जंगलों के बांध में पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित है। इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार के संपूर्ण पुनर्वास की सुविधाएं दिलाना है। उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास और विस्तार अधिक हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ है, कारण बताइए। उत्तर मैदान का रेल परिवहन का विकास हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हुआ है, क्योंकि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम उच्चावत रेलवे लाइन का निर्माण के प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, जबकि उत्तरी भारत में विस्तृत समतल भूमि के कारण रेल परिवहन के विकास में ज़्यादा सहायक होता है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति बताना है। चावल की खेती के लिए डेल्टा या गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसके प्रमुख जो भी समस्या है उनको आपको लिखना है। तो मैं पहले चावल वाली बता रहा हूँ। चावल की खेती के लिए डेल्टाई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। चावल की खेती के लिए बोने से लेकर काटने तक अवधि तक उच्च तापमान 25 सेल्सियस से ऊपर आवश्यकता होती है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अधिक आर्द्रता आवश्यक होती है। चावल का पौधा 60 से 90 दिन तक जल में डूबा रहना चाहिए और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जा सकता है। गहन जीविका कृषि से ऐसी क्या है? गहन जीविका
कृषि श्रम गहन खेती है, जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों को सिंचाई का प्रयोग है। गहन का मतलब होता है कि यानी कि कम जो क्षेत्रफल होता है और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाना, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पैदा करना गहन कृषि होती है। ये सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या का दबाव होता है उन क्षेत्रों में ये ज़्यादा की जाती है। 1929 में महामंदी को समझाते हुए इनके 2 कारण लिखना है, या गिरमिट या प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर इनके हालातों पर आपको प्रभाव भी बताना है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई। यह 1930 में मध्य तक बनी रही। इस काल में औद्योगिक उत्पादनों की तुलना खेती और उत्पादकों की कीमतों में काफ़ी भारी कमी रही। यही कमी अधिक समय तक बनी रही। इस काल में विश्व के अधिकतर भाग उत्पादन, रोजगार, व्यापार और भयानक गिरावट दर्ज की गई। कृषि उत्पादनों को अति उत्पादन। कृषि उत्पादनों को गिरती कीमतों के कारण किसानों की कृषि की आय में कमी को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। इससे बाजार में कृषि उत्पादकों को अति उत्पादन हो गया और इसमें कीमतें गिर गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उत्पादन भी सड़ने लगा। अमेरिका से कर्ज मिलना नहीं मिलना, ये भी आर्थिक संकट महत्वपूर्ण था। गिरमिटिया प्रथा 19वीं शताब्दी में भारत और चीन के लाखों गिरमिटिया यानी कि अनुबंधित मजदूरों को बागानों, खादानों, सड़क एवं रेलवे निर्माण परियोजनाओं काम करने के लिए दूर दूर के देशों तक ले जाया था। भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को इस अनुबंध के तहत ले जाया जाता था कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों को 5 साल काम करेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। 19वीं सदी में इस गिरमिटिया प्रथा को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम भी दिया और नई जगह का जीवन भी कार्य स्थित कठोर था। यानी कि ये भी एक नई दास प्रथा का रूप था, क्योंकि अगर 5 साल तक काम करोगे तब आप अपने स्वदेश जाओगे, तो ऐसा तो कानून गलत था। तो ये सारी चीज़ें आपको और भी इसमें 2-3 लाइनें पढ़ना आपको अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न में चलता हूँ। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। यह 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को आपको बताना है। दोहरा शासन। संघात्मक सरकार दोहरा शासन प्रबंध होता है, एक केंद्रीय शासन और दूसरा प्रांतों का शासन। शक्तियों का बंटवारा। संघात्मक सरकार संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में किया जाता है और दोनों ही सरकारें अपने अपने अधिकार के क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। लिखित एवं कठोर संविधान भी है भारत का। स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका है। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय महत्वपूर्ण अंतर आपको लिखना है। 1992 से पहले स्थानीय स्वशासन इकाइयों का चुनाव 5 वर्ष के नियमित करवाना और संवैधानिक बाध्यता नहीं थी, लेकिन 1992 के बाद अब इसे संवैधानिक बाध्यता कर दी गई है। पहले निकायों के सदस्य और पदाधिकारियों पदों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों की सीटें आरक्षित नहीं थी। 1992 के बाद इनकी सीटों आरक्षित की गई। 1992 के बाद कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। पहले ऐसा भी 92 में नहीं था। अगला है 1992 के बाद हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका के चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। पहले ये संस्था नहीं थी 1992 से पहले। तो ये छोटे छोटे अंतर हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। आप लोग लगातार हमारे YouTube चैनल पर मॉडल पेपर देखते रहिए और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि 100% आपके 90% से ज़्यादा नंबर बनेंगी। बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? बेरोजगार के 2 प्रकार का उल्लेख करना है। सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के अंतर भी स्पष्ट करना है। बेरोजगारी का तात्पर्य ऐसी अवस्था से है जिसमें व्यक्ति काम करने के योग्य और तथा काम करना चाहता है किंतु काम नहीं मिलता। एक होती है खुली बेरोजगारी, जिसमें आपको थोड़ा सा मनन करना है। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी भी होती है, तो ये बेरोजगारी आपको पढ़ना है। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में अंतर है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियां सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों पर निजी जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वामित्व होता है। तो ये भी सार्वजनिक क्षेत्र उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करना होता है, जबकि निजी क्षेत्र में उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए व्यय की भरपाई सरकार करों के माध्यम से करती है, जबकि निजी क्षेत्र में किए गए व्यय की भरपाई लाभ से की जाती है। रेल विभाग एक सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण, तो ICICI बैंक निजी क्षेत्र का उदाहरण है। अगला खंड 2 के अंदर
यानी कि कम से कम आपको 1.5 पेज के अंदर उत्तर लिखना है 200 से 250 शब्दों में। अगला है वस्तु विनिमय का दोष और मुद्रा कार्य अथवा साख से आप क्या समझते हैं? भारत के औपचारिक क्षेत्र की साख का संक्षिप्त वाक्य। ये एक बहुत बढ़िया, जो भी साख जो वाला प्रश्न है ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रमुख दोष निम्नलिखित है। वस्तु विनिमय प्रणाली आवश्यकताओं के दोहरे सेवा के अभाव में पाया जाता है। संतोषजनक व्यापार नहीं हो पाता, लेन देन भी अधिक समय लगता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं सेवाओं का मूल्य का निर्धारण अत्यंत कठिन आता है। वस्तु विनिमय प्रणाली विभाजकता का अभाव पाया जाता है और वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तुओं के संग्रहण में अत्यंत कठिनाई होती है। ये भी है। मुद्रा कार्य, मुद्रा का मापन है, विनिमय माध्यम है, व्यापार का मुद्रा का कार्य। ये भी सारे साख से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। साख से आशय ऋण प्राप्त करने वाली सुविधाओं को साख के आर्थिक जीवन की एक महत्वपूर्ण तत्व है। साख के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने की सुविधा एवं अतिरिक्त ब्याज की दर में समर्थ ऋणाधार, आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीके में आदि सम्मिलित किया जाता है। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख और भारत में औपचारिक क्षेत्रों में बैंकों को सहकारी समितियों का कर्ज में आते हैं। भारतीय रिजर्व ऋणों में औपचारिक स्रोतों को कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। तो ये सारी साख से संबंधित है। आपको अच्छी तरीके से उनको पढ़ना है और उसके बाद में आपको धीरे धीरे स्क्रीन को चलाते हुए आगे बढ़ना है। आगे है क्रांतिकारी, फ्रांसीसी क्रांतिकारी के पश्चात फ्रांस में आए बदलावों के विस्तार का वर्णन भी आप लोगों को करना है। या ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना किस प्रकार भिन्न था, वर्णन कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए प्रमुख परिवर्तन का भी आप लोगों को अच्छी तरीके से इनका वो लिखना है। तो ये थोड़ी सी निबंधात्मक प्रश्न है, आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार करने हैं और निबंधात्मक प्रश्न ही आपके सबसे ज़्यादा अंक लाने की में, जैसे स्क्रीन पर आपको आराम से धीरे धीरे पढ़ लेना है। जैसे ब्रिटेन का राष्ट्रवाद है तो वहाँ आपको पॉइंट बनाते हुए इनके उत्तर लिखना है और एक अच्छा प्रयास आप लोगों को करना है, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत कम समय आप लोगों के पास रह गया है। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी तैयारी करके आप लोग भी, तो ये एक ब्रिटेन का राष्ट्रवाद है जिसमें ब्रिटेन कुछ बहुत सारे देशों पर राज भी किया है। अगला है भारत में रेखा मानचित्र निम्नलिखित कोयला खानों को अंकित करना है। जैसे सिंगरौली है, रानीगंज झारखंड है, सिंगरेनी है और नवेली है। तो यहाँ पर देखो सिंगरौली ये उत्तर उधर है हिमाचल की तरफ, रानीगंज ये झारखंड की तरफ, सिंगरौली ये आपके आ जाता है एमपी के अंदर, नवेली यहाँ पर तमिलनाडु केरल के अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें दर्शाना है। अगला जो मैप है, भारत में दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित आणविक ये जो भारी पानी वाले जो कारखाने लगाए गए ऊर्जा संयंत्रों को अंकित कीजिए। जैसे नेरोरा रावतभाटा राजस्थान के अंदर, तारापुर है, कलपकम तमिलनाडु के अंदर है। तो ये देखो ये तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, रावतभाटा राजस्थान के अंदर है, ये कलपकम तमिलनाडु के अंदर है। तो ये इस तरह से आपको एक मैप भी तैयार करना है और आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को एक बार नहीं 4 बार देखिए और मैं कोशिश करूँगा कि हर संभव, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए पेपर हैं, तो आप इन पेपरों को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिएगा और सोल्व करने के बाद में आपको मनन करके इसको पढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि 100% गारंटी लेता हूँ कि आपके 100% आपके 90+ नंबर बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।